अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे वीकेंड पे। जैसे आपको पता है कि हम पूरे जो हफ्ते की खबरें हैं उनका रीकैप करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में तो बहुत कुछ बदल गया और अभी भी बहुत कुछ बदलने वाला भी है। पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ, उस पर काफ़ी बात हो रही है। T20 स्क्वाड भी चंद दिनों में अनाउंस होगा। इस हवाले से पुराम में जिस शख्सियत का आज हमने मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार और क्रिकेट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब इस वक्त मौजूद हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। और अगर हम बात करें आज इस वीकेंड के ऊपर तो बहुत कुछ बदल गया है इस एक हफ्ते में पाकिस्तान क्रिकेट में। एक 3-4 दिन में मजीद तूफान भी आएगा जब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होगा। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रमीज़ राजा साहब जो कि चेयरमैन पीसी बनने वाले, आखिर उन्होंने कौन सी वो ट्वीट डिलीट की है जिनका जिक्र किया था? आपने कुछ पता चलाया? देखें, एक दुबई का अखबार था जिन्होंने उनके बारे में कुछ तारीफी कलमात लिखे थे और वो एज ए चेयरमैन उनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे। उसमें रमीज राजा आए थे और उन्होंने शुक्रिया अदा किया, वो ट्वीट डिलीट किया। एक और ट्वीट था, लेकिन दरअसल मेरे ख्याल में वो जज्बाती हो गए। उनको अंदाजा नहीं था कि अभी वो बाज़ाब्ता चेयरमैन बने नहीं। हालांकि पीसीबी हेडक्वार्टर जा रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं, अपने जो इनपुट हैं वो टीम सिलेक्शन में भी दे रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता जो चेयरमैन का ओहदा है वो 13 तारीख को जब वो इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद वो चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, तो माजिद भाई आपको क्या लगता है कि अब ऑब्वियसली वर्ल्ड कप तो बहुत करीब है, ये बात तो तकरीबन तय ही है, लेकिन आप तस्दीक कर देंगे तो मुझे लगता है खबर पक्की हो जाएगी कि मिसबाहुल हक भी कहीं नहीं जा रहे फिलहाल। मोहम्मद वसीम भी मौजूद रहेंगे, वक़ार यूनुस भी मौजूद रहेंगे, बाबर आजम तो खैर हमारे तीनों फॉर्मेट के कप्तान है भी। लेकिन माजिद भाई आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले हम सबको ये इंदिया मिला था कि शायद 6 सितंबर को तक तमाम स्क्वाड अनाउंस होंगे। रमीज राजा साहब की मुलाकात हुई पीसीबी में बाबर आजम से, इसी तरह अगर हम बात करें मोहम्मद वसीम से। अचानक से ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ, क्या ये वाकई अचानक था? हमें पता नहीं था, आपके इल्म में था? नहीं, मेरे इल्म में भी नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल में ओडीआई मैचेस चूंकि पहले होने हैं इसलिए उन्होंने ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर दिया। लेकिन T20 स्क्वाड तो वही 6 सितंबर को ही अनाउंस होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ है, अभी भी रमीज राजा को थोड़ा सा हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि फुली उन्होंने मामलात को टेक ओवर नहीं किया। जी। लेकिन जब वो टीमें जब वो मीटिंग में बैठ रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं, अपनी राय से आगाह कर रहे हैं चीफ सिलेक्टर को भी और कप्तान को भी, तो फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मसला है वो सरफराज अहमद है। मुझे मोहम्मद वसीम ये समझा देना कि मोहम्मद हारिस अचानक 7 महीने पहले पाकिस्तान कप हुआ था। आज मोहम्मद हारिस की याद आपको कैसे आ गई? दरमियान में हमने इतनी होम सीरीज खेली, इतने फॉरेन टूर्स किए, वहां मोहम्मद हारिस को आप खिला सकते थे। फिर वो रोहिल नजीर जो नंबर 3 थे वो कहां चले गए? बिल्कुल। देखिए, कोई हर एक होता है ना कि आप सड़क के ऊपर गाड़ी को जिग जैग चला रहे हैं, लेकिन मोहम्मद वसीम तो मुझे लग रहा है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक क्या शान मसूद से अच्छे ओपनर है? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट को हम कहां लेके जा रहे हैं? अगर कोई अब्दुल्ला शफीक के बारे में, किसी के बारे में मालूमात हो, मैंने तो एक सेलेक्टर से भी जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। लेकिन इतना मैं बता दूं कि जब आप भी सुनेंगे ना तो आप भी खामोश हो जाएंगे। मुझे एक पाकिस्तान के सीनियर सेलेक्टर ने कहा, तो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस तरह सेलेक्ट हो रही है कि शान मसूद बाहर जा रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक अंदर आ रहे हैं, सरफराज अहमद ड्रॉप हो रहे हैं और मोहम्मद हारिस अंदर आ रहे हैं, ये बताएं कि आपने जो लेग स्पिनर थे जाहिद महमूद, उनका डेब्यू करवाया T20 में, बाद में डाल दिया टेस्ट टीम में, अब आपने डाल दिया वनडे टीम में। तो मतलब ये क्या लॉजिक है? ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं मोहम्मद वसीम? मुझे तो अब्दुल गफ्फार ये चीजें समझ में नहीं आ रही। मेरी तो अकल दंग रह गई है कि क्या सिलेक्शन होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है, टैलेंट की कमी है, लेकिन आप इतने भोंडे अंदाज में भोंडे फैसले ना करें कि लोगों की उंगलियां जो हैं वो आपकी तरफ उठने लग जाएं। आप फैसले जरूर करें, लोगों को कन्विंस करें। कितने अफसोस की बात है कि 3 करोड़ की आबादी के शहर कराची से सिर्फ वनडे टीम में सऊद शकील सिलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कराची की क्रिकेट खत्म हो रही है। तो फिर आपने बासित अली को नेशनल सिलेक्शन कमेटी में कैसे बिठाया हुआ है? वो सिंध के कोच है ना।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जिस अंदाज से आपने सिलेक्शन की बात की, देखें अरशद इकबाल का डेब्यू जिम्बाब्वे में करा दिया, उसके बाद पता नहीं कि कब वो कहाँ चले गए। इसी तरह दानिश अजीज़ खेले, उनका पता कोई नहीं। अब्दुल्ला शफीक जैसे आपने मिसाल दी, वही मिसाल माजिद भाई तकरीबन शाहनवाज धानी के लिए आती है कि वो PSL के परफॉर्मर हैं, वो टेस्ट टीम में खेल सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो वनडे में अब हो गए हैं, T20 का डेब्यू उनका अब तक नहीं हुआ। पता नहीं किस बात की जल्दी है। अगर मैं ये कहूँ, मैंने तो कल सर आपने से वो ट्वीट देखा भी था, मैंने तो हैशटैग लिखा सबको खुश करो। मुझे तो लगता है कि माजिद भाई ने तनकीद की, चले जी माजिद भाई ने जो उनको खुश करने के लिए एक प्लेयर डाल दो, अब्दुल गफ्फार ने की, उनका भी एक प्लेयर डाल दो। मतलब हमें खुश नहीं कर रहे, तनकीद से बचने के लिए पॉकेट्स जो है ना सारे, लगता है ऐसे ना वो स्लॉट फिल किए जा रहे हैं। आखिर में जो आप बात कर रहे हैं कि विजन कहीं भी नहीं है, बस सबको भर्ती कर लो, सबको डेब्यू करा दो। मुझे तो सर ये पॉलिसी लग रही है। बिल्कुल, देखें अगर आप चले थोड़ी देर के लिए हम कन्विंस हो जाएं कि मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान कप की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट किया है, लेकिन मोहम्मद हारिस से तो अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान कप में रोहिल नजीर की थी। आपने रोहिल नजीर को A टीम का कप्तान बनाया, अंडर 19 के कप्तान थे, और पाकिस्तान टीम के साथ रोहिल नजीर ने टूर किए। फिर क्या हुआ, रोहिल नजीर अचानक गायब हो गए। खुर्रम मंजूर ने 3 सेंचुरियां बनाई पाकिस्तान कप में, खुर्रम मंजूर को तो आप कंसीडर नहीं कर रहे। वही ये अब्दुल गफ्फार की किसी को नाराज नहीं करना चाहते, जिसका फोन आता है उसके लड़के को सिलेक्ट कर देते हैं। एक टोटल कंफ्यूजन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बुरी सिलेक्शन हुई है, लेकिन मोहम्मद वसीम की जो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन कर रही है, मेरा ख्याल है या तो फिर वो मरीख से उतर के आए, शायद वो जो क्रिकेट समझ रहे हैं वो मैं नहीं समझ रहा, आप नहीं समझ रहे, हमारे और जो क्रिकेट देखने समझने खेलने वाले हैं वो नहीं समझ रहे। मतलब आपका कोई सिमत नजर नहीं आ रही ना, या तो आप एक डायरेक्शन बना लें जी। सरफराज अहमद को, ठीक है, सरफराज अहमद को आपने बाहर कर दिया, मोहम्मद रिजवान नो डाउट उनसे बहुत बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन सरफराज को एटलीस्ट एक सीरीज तो आप दे देते ना, या जिम्बाब्वे की जो कमजोर टीम थी उसके खिलाफ आप यंगस्टर्स को डेब्यू करवा देते। शाहनवाज धानी भी वहां था, जाहिद महमूद भी वहां था, सऊद शकील भी वहां था। मुश्किल सीरीज में सबको आराम चाहिए, हलवा सबने खा लिया, तो ये तो वही हिसाब है कि मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा थू थू। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सर मैंने आपने देखा, ये हमने ये बात बहुत दफ़ा की है, मैं आपको सुन रहा था, शायद हाशमी साहब के मैंने ट्वीट पढ़े जो क्रिकेट को बहुत अच्छा समझते हैं, वहीद खान साहब का मैं यूट्यूब पे सुन रहा था, सभी लोग हैरान और परेशान है कुछ इस सिलेक्शन पे। मैंने इतना बैकलेस वाकई सीनियर जर्नलिस्ट जैसे कम ही देखा है। एक आध चीज़ पर डिस्कस हो जाता है कि इसको होना चाहिए था या इसको नहीं होना चाहिए था, यहाँ तो पूरे साल को ही लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चल कैसे रहा है। अब मोहम्मद वसीम ने सर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो 8 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करवाई है जैसे चीफ सिलेक्टर, सरफराज अहमद का नाम ही नहीं है उस वीडियो में, सिर्फ ये कहा कि जी मोहम्मद हारिस आ गए हैं, सिर्फ ये बता दिया जी दूसरा विकेट कीपर कौन है। सरफराज अहमद साबिक कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, ठीक है उनकी जगह नहीं बन रही, लेकिन आप उनको तस्करा किए बगैर टीम से ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरा, आपने 2 साल उनको जहाज में घुमाते रहे, उनका डोमेस्टिक सीजन भी तबाह किया। क्या हम ये समझें भट्टी साहब के सरफराज का कैरियर इख्तिताम की जाने पड़ रहा है, या जैसे आपको पता ही है कि वर्ल्ड कप के बाद तो पता नहीं इनके ओहदे भी बचने नहीं बचने? देखिए अब्दुल गफ्फार, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को है, बेशक कल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अगले 4 महीने में मेरी इत्तलात हैं कि मैसिव चेंजेस होंगे टीम मैनेजमेंट में भी और सिलेक्शन कमेटी में। फौरी तौर पर कुछ नहीं है, नवंबर दिसंबर में जाके उखाड़ पिछाड़ होगी, लेकिन इनके दिल इतने काले हैं ना बाज प्लेयरों के हवाले से कि बस अल्लाह ताला इनको पूछेगा। देखिए सरफराज अहमद के बारे में बिल्कुल लोग ठीक कह रहे हैं कि भाई आपने उनको जॉय राइड के हैसियत से क्यों रखा टीम में, उनको मैच खिला देते, एक सीरीज खिला देते। मोहम्मद रिजवान तो पाकिस्तान कप में हारिस से विकेट कीपिंग करवा रहे थे, यहाँ मोहम्मद रिजवान अपनी विकेट कीपिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखें बहुत सारे बातें हैं जो मैं और आप इस वक्त टेलीविजन पर नहीं कर सकते, लेकिन लोग ये बातें कर रहे हैं और ये बातें अब आप देखिएगा बहुत जल्द जबान ज़द आम होंगी। लेकिन अगर आप इस तरह की भोंडी सिलेक्शन कमेटी
कमेटी आएगी और इस तरह की भोंडी सिलेक्शन करेंगे और लोगों को मुतमईन नहीं करेंगे और एक ही स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को लेके चलेंगे, तो फिर देखिए सवालात तो आप पे उठेंगे। मोहम्मद वसीम, मैंने तो उस दिन राशिद लतीफ़ और डॉक्टर नुमान नियाज के प्रोग्राम में यहाँ तक सुन लिया, उन्होंने कहा भाई एक कुर्सी अभी आप यहाँ भी नहीं रखवा दें क्योंकि मोहम्मद वसीम किसी भी वक्त हमारे साथ आके बैठ जाएंगे। तो मोहम्मद वसीम माशाल्लाह जिस तरह की सिलेक्शन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर सरफराज अहमद तो वो पहले शख्स है जिनके ऊपर रमीज राजा के आने के बाद शब खून मारा गया है, लेकिन अगर मोहम्मद वसीम को भी घर रुखसत कर दिया जाए तो बुरा ऑप्शन नहीं होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। अच्छा सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि रमीज राजा साहब अभी चेयरमैन तो बने नहीं, लेकिन उनकी जो मुलाकात तो फिर उसकी तस्दीक आपको पता है बाबर आजम ने अगले दिन मीडिया टॉक में भी कर दी। उन्होंने कहा कि रमीज भाई से बात हुई और बड़ा हौसला बढ़ाया, लेकिन वो बड़ा डिफेंड कर रहे थे सारी सिलेक्शन प्रोसेस को। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी थपकी मिली उन्हें चेयरमैन की जानिब से और कहा गया है कि जो तुम्हारा दिल करे उस तरह की टीम सेलेक्ट करो। ये जो सरफराज अहमद के ड्रॉप होने का मामला है, आपको लगता है कि ये प्योरली मोहम्मद वसीम का फैसला है या इसके पीछे आने वाले चेयरमैन और कप्तान सबकी रजामंदी शामिल है? देखें, सबकी रजामंदी शामिल है, लेकिन हमने ऐसे चेयरमैन भी देखे, सलाउद्दीन सल्लू बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे लेकिन बहुत सारी सिलेक्शन कमेटीज में रहे, बहुत दफा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे। मुझे याद है एक बार उनकी मर्जी के खिलाफ सिलेक्शन हुई थी, उन्होंने सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन दे दिया था। और भी माजी में इस किस्म की मिसालें हैं। तो अगर मोहम्मद वसीम समझते हैं कि ये मलबा मुझ पे गिर रहा है, लेकिन देखें अब खराबी गफार पता कहाँ हो रही है जी। जब से ये पेड सिलेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया है ना, 8, 10, 12 लाख रुपए की नौकरी कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हर बंदा कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा है। कॉम्प्रोमाइजेस इसलिए कर रहा है कि इतनी पुरकशिश तनख्वाह, इतनी पुरकशिश मरात, आपको मौज मस्तियां टूर्स कर रहे हैं जहाज़ों में, 5 स्टार होटल में, तो ये मौज मस्ती छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में जो ऑनररी सिलेक्शन कमेटी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह ये जो कोचेस को सिलेक्टर्स बनाने का कॉन्सेप्ट है, हमने न्यूजीलैंड से ये कॉन्सेप्ट लिया था, बाद में वो कॉन्सेप्ट चला गया इंग्लैंड में। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में तो ये कॉन्सेप्ट कामयाब है, लेकिन हमारे यहाँ जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह वो जा रहे हैं और सिग्नेचर करके टीमों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में फिर तो वो पुरानी सिलेक्शन कमेटी का कॉन्सेप्ट फिर भी ठीक था। ठीक है सर, वनडे स्क्वाड पे तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, कुछ एक दिन बाद पुरानी भी होगी, लेकिन अब आनी है वर्ल्ड T20 स्क्वाड, जो कि ऑब्वियसली बड़ा अहम मरहला होगा। शायद तासुर तो यही लग रहा है माजिद भाई ODI टीम को देख के कि बड़ी हद तक सिलेक्शन कमेटी ने एक माइंड तो बना लिया। शायद शर्जील खान की एंट्री हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे इसके अलावा तो कोई ऐसी ख़ास मेजर चेंज दिखाई नहीं दे रही। लेकिन क्या सरफराज अहमद मैं वैसे आपसे कहते हैं ना हिफ्ते माथे कदम भी पूछ रहा हूँ कि क्या उनका चांस है? दिखाई तो नहीं दे रहा, और कोई मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा देखें, अगेन वही बात है कि मुझे गैब का इल्म नहीं है, ना मेरी सोर्स बता रही है कि सरफराज अहमद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक सरफराज अहमद मुझे T20 टीम में नजर नहीं आ रहे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब आपने इफ्तिखार अहमद को इतने चांस दे दिए, खुशदिल शाह को इतने चांस दे दिए, तो सोहेब मकसूद के साथ भी एक सीरीज के बाद वनडे टीम से उनको ड्रॉप करना ठीक नहीं था। चले आपने वनडे में कर दिया, T20 सीरीज 2 पाकिस्तान में हो रही है, एक UAE में वर्ल्ड कप है, मेरे ख्याल में सोहेब मकसूद को भी मौका मिलना चाहिए। तो अगर आप सरफराज अहमद को नहीं रखते तो आजम खान को विकेट कीपर बैट्समैन की हैसियत से मौजूद होना चाहिए। अभी वो CPL में आप देखें परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट एक पहलू है, शायद हफीज़ अभी चूँकि टीम में शामिल हैं वाजिब भाई, इसलिए उनके लिए हालात इस वक्त मुवाफिक हैं चूँकि पहले से टीम में मौजूद हैं, लेकिन शोएब मलिक का आपको लगता है कुछ चांस है? डॉक्टर नुमान नियाज मेरे शो में आए थे, आजकल अपनी खबरों और पेशन गोइयों के लिहाज से कुछ एक्यूरेट जा रहे हैं कि उनका ख्याल था कि शायद जो एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर की, उसके पेश नज़र शायद उनका एक चांस बन जाए। लेकिन जो मुलाकात हुई है 2 दिन पहले रमीज राजा साहब की, मुझे लगता है ऐसा कोई चांस था भी, तो मुझे अब नहीं लगता कि वो शोएब मलिक की एंट्री हो सकेगी। आपको क्या ख्याल है, शोएब मलिक का कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा? भाई देखें, नुमान नियाज साहब हमारे भी दोस्त हैं और इस्लामाबाद में रहते हैं, और आपको पता है कि इस मुल्क की तकदीर जो है उसके फैसले इस्लामाबाद में ही होते हैं। जी। तो मैं डॉक्टर नुमान की तरह इतना बाखबर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल शोएब मलिक भी टीम में होंगे। देखें, अगर शोएब मलिक टीम में हुए तो रमीज राजा अपनी YouTube चैनल्स और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर
जो इंटरव्यूज में सीनियर प्लेयर्स के बारे में, उम्र रसीदा प्लेयर्स के बारे में जो कहते रहे थे, वो तो फिर उसके बरक्स हो जाएगा। शोएब मलिक मेरे ख्याल में नहीं होंगे। मुझे लग रहा है कि शोएब मकसूद को मौका देंगे, हो सकता है खुशदिल शाह आ जाएं, इफ्तिखार अहमद आ जाएं। मोहम्मद हफीज, देखिए मोहम्मद हफीज को भी रखेंगे नहीं, जैसे ही फेल होंगे उनके नीचे से भी तख्ता निकाल देंगे। लेकिन इस वक्त मोहम्मद हफीज को वो टीम से बाहर करना अफोर्ड नहीं करते, इसलिए कि पाकिस्तान ने जो लास्ट T20 जीता है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन जॉर्ज टाउन गयाना, उसमें मैन ऑफ द मैच मोहम्मद हफीज थे। तो मोहम्मद हफीज को अभी ये अफोर्ड नहीं करते। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो शान मसूद T20 टीम में भी क्वालिफाई करते हैं। शर्जील खान से वो बेहतर बैट्समैन साबित हो सकते हैं इन पिचेस पर। शर्जील खान जब से कमबैक किया है उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। और फिर रमीज राजा साहब का जो एक मौकिफ था, जो क्रिकेट करप्शन में मुलविस प्लेयर थे, जी हाँ, उसकी भी नफी हो रही है अगर शर्जील खान को रिटेन किया जाता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो स्पेशली जो पाकिस्तान सुपर लीग और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के मामला हैं उन पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत सारे फैंस चूँकि सवालात भेजते हैं, मुझे भी लगता नहीं आएंगे, लेकिन चलें आपसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए या अब तक इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट पहुंच जाए। आई थिंक मोहम्मद आमिर और इसी तरह वहाब रियाज, इनका भी चांस तो दिखाई नहीं दे रहा है। स्पेशली मोहम्मद आमिर तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। देखिए मोहम्मद आमिर ने अपना चैप्टर खुद ही क्लोज कर दिया, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया गफार। जी। अगर वो सबसे पहले रिटायरमेंट वापस ले लें तो फिर तो सिलेक्शन कमेटी उनको कंसीडर कर सकती है। लेकिन अभी दी हंड्रेड्स में हमने उनको देखा, CPL में देखा, तो वहां पर तो मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहाब रियाज मेरे ख्याल में इस वक्त हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम अगर पीछे जाएंगे वहाब रियाज की तरफ, तो वहाब रियाज भी मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। ऑलमोस्ट बॉलिंग लाइनअप तो वही होगी जो अभी हमने देखी थी। ये जो पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज में सीरीज खत्म हुई है, तकरीबन वही बॉलिंग लाइनअप होगी। हो सकता है कि मोहम्मद हसनैन की जगह शाहनवाज धानी को डाल दें T20 स्क्वाड में। ठीक है माजिद भाई, अगर हम बगौर जायजा लें पाकिस्तान की T20 आउटफिट का, तो शायद ये वो फॉर्मेट है जहां हमारी कारकर्दगी निस्बतन बेहतर है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है। यहाँ हम कोई भी टीम किसी भी टीम को अपसेट कर सकती है, तो ये एलिमेंट तो बहरहाल हर टीम के पास रहेगा। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं माजिद भाई कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो बाबर और रिजवान की रन्स अच्छे हैं, दोनों वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हैं, बॉलिंग हमारी अच्छी खासी है। आपकी तवक्कुआत क्या है, क्योंकि यूएई के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान से ज़्यादा यहाँ कोई खेला नहीं है। आपको लगता है कि ये वर्ल्ड कप इस लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है? सवाल के अंदर जो छुपा हुआ कहते हैं ना शरारती वाला सवाल, वो ये है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर अब बहुत सारे लोगों के कैरियर बनने हैं या बिगड़ने हैं, यानी कि हेड कोच से लेकर बॉलिंग कोच, चीफ सेलेक्टर, यहाँ तक कि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी। तो ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। वर्ल्ड कप में कुछ ठीक नहीं हुआ तो वैसे ही बहुत तब्दीलियाँ तो आनी है, आप जैसे फरमा रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में कुछ नहीं हुआ तो फिर तो लगता है स्वीपिंग होगा। देखिए मोहम्मद वसीम और मिसबाह उल हक को तो उसी सूरत में कोई बचा सकता है कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में किसी अच्छी जगह फिनिश करे। 2 दिन पहले मैंने बाबर आजम का इंटरव्यू किया। देखिए बाबर आजम यंग हैं, जितनी कॉन्फिडेंट से वो बातें कर रहे हैं ना, अगर उतनी कॉन्फिडेंट के साथ वो टीम को ग्राउंड में लड़ाएं तो मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप में टॉप 4 में तो फिनिश कर सकता है। और पाकिस्तान ने देखें जो हमारा यूएई में इंटरनेशनल T20 का रिकॉर्ड है, हमने 36 में से 21 मैच जीते हुए, लेकिन वो सेट टीम थी जिसको हमने खराब किया। मिसबाह उल हक को हटा दिया हमने, सरफराज अहमद को हटा दिया। लेकिन T20 क्रिकेट आपको पता है शॉर्टर फॉर्मेट में अगर लक आपके फेवर में हो, अगर आप एक बार आपने जान पकड़ ली, टीम आपकी राइट ट्रैक पे चली गई, तो फिर आपको जीत से कोई नहीं रोक सकता। मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान टीम से यूएई के T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है। अब सर रमीज राजा साहब, चूँकि अभी 13 तारीख को जब अपने ओहदे का ऑब्वियसली चार्ज संभाल लेंगे, चैलेंजेस जो हैं वो एक तरफ तो खैर वर्ल्ड कप तो उनके लिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि उनके आने से पहले वाली सूरत हाल है, शायद जीत का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा और हार का भी नहीं मिलेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, जहाँ हमने ऑब्वियसली बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया, लेकिन ये बहुत बड़ा वाजिब भाई सिग्निफिकेंट, इस चीज़ को तो हम तरस रहे थे कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, तो ये आई थिंक एक बहुत
अच्छा स्टार्ट मिल रहा है ऑटोमेटिकली रमीज साहब को, क्योंकि उनसे बेहतर जानते कोई नहीं, अच्छे ताल्लुकात है तमाम बोर्ड से, तो ये बड़ा फेवर करता है, माहौल अच्छा है इस वक्त उनके आगे बढ़ने के लिए। देखें, इस माहौल में तो आपको बहुत ही आइडियल सिचुएशन है कि आप तब्दीलियां कर दें, लेकिन तब्दीलियां करने के लिए हिम्मत, दिलगुर्दा चाहिए। मीडिया से आप बहुत ज़्यादा आप इंटरेक्ट ना करें, सोशल मीडिया देखने से भी गुरेज करें, लेकिन अगर आपकी नीयत साफ है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मसला रहा है अब्दुल गफ्फार, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अदवार से मेरिट का तो कत्लेआम बहुत बेदर्दी से हुआ है। ख़ासतौर पर पिछले 3 सालों में जो एहसान मानी के 3 साल थे, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट में लाइकिंग, डिसलाइकिंग, मेरिट को नज़रअंदाज करना, पसंद के प्लेयर्स लाना, 3 आपके प्लेयर हैं, 2 मेरे हैं, 1 उनका है, जी। इन चीज़ों से अगर रमीज राजा साहब जान छुड़ा लें, और मुझे बहुत उम्मीद है, देखिए अगर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक नहीं कर सकते तो फिर शायद कोई भी नहीं कर सकते। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इतना बड़ा गैम्बल उसी सूरत में किया है, तो उनको रमीज राजा में कोई स्पार्क नजर आया, वरना एहसान मानी साहब भी प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब थे, उनको नाराज किया, उनको घर रुखसत किया, रमीज राजा को लेकर आए। तो मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है कि रमीज राजा डिलीवर करेंगे, लेकिन डिलीवर करने के लिए आपने कुछ नाराजगियां भी मोल लेनी है, लेकिन फैसले आपने सख्त करने। अच्छा, क्रिकेट टीम की तो आपने बात की माजिद भाई, वो तो एक फैसला है जो सिलेक्टर कर रहे होंगे, लेकिन कुछ फैसले रमीज राजा साहब को जिस दफ्तर में बैठ के करने हैं, उसी दफ्तर के आसपास जो उनके लोग होंगे उससे जुड़ा हुआ है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जहां उन्होंने जाके मुलाकातें भी की हैं। वहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, चूँकि नदीम खान साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई उस पर बड़ी तनकीद हुई। इसी तरह अगर हम देखें उसके बाद अपॉइंटमेंट खैर बेहतर हुई, क्योंकि ऑब्वियसली सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, ये सब बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी हैं, इनकी सलाहियतों से इस्तेफादा भी उठाया जा रहा था। यूनुस खान भी एक ज़माने में पाकिस्तान टीम के साथ थे। ये जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई तब्दीली आप देखते हैं या समझते हैं नदीम खान और उनकी टीम कंटिन्यू करेगी? गफ्फार, मैं तो ये कहता हूँ कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में है। रमीज राजा ऊपर से लेके नीचे तक सब लोगों की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे और अपना दिमाग लड़ाने के बाद फैसले करेंगे। मेरे ख्याल में जो उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरे नहीं उतरेंगे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, उनको वो गाड़ी से उतार देंगे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस स्टेज पे खड़ी हुई है, हम ये अफोर्ड नहीं करते कि आप माजिद भट्टी को रख लें और अब्दुल गफ्फार को निकाल दें, या ए को रख लें और सी को निकाल दें। आपने फैसले करने अक्रॉस द बोर्ड करने, लेकिन बाहर बैठ के टीवी के कैमरे के सामने बैठकर बातें करना बहुत आसान लगती है, लेकिन ये बातें जब आपको फैसला करने की नीयत से करना पड़े तो फिर ये चीज़ें आसान नहीं होती। आप जब मुश्किल फैसले करेंगे, बहुत सारे लोग आपके मुश्किल फैसलों से नाराज़ भी होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मुश्किल फैसले, अच्छे फैसले नेक नियति से करें, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए करें, तो आप देखिएगा कि आम लोग भी रमीज राजा के साथ खड़े हो जाएंगे। लोग भी चाहते हैं कि क्रिकेट बेहतर हो, चाहे जितना भी गंद हो उसकी सफाई हो, लेकिन एक बार हो जाए। ये नहीं कि रोज रोज का रोना धोना हो कि इसको निकाल दें, इसको रखना चाहते हैं, इसका मुआहिदा फरवरी में खत्म होगा, इसका फला महीने खत्म होगा। मेरे ख्याल में अगले 6-8 महीने में रमीज राजा को अक्रॉस द बोर्ड सारा अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर करना होगा। आपने जो कि जनवरी फरवरी की बात की, तो फौरी तौर पे मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब की जो है वो मुद्दत मुलाजमत भी याद आ गई। मानी साहब ने डिलीवर नहीं किया। असूली तौर पे मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आपके चीफ को घर जाना पड़ा तो फिर उनके करीबी लोग भी शायद उतने कसूरवार होते हैं, वरना तो फिर मानी साहब भी रिटेन करते। सो लगता है कि वसीम खान कंटिन्यू करेंगे। पहला तो ये सवाल है, एक्सटेंशन तो खैर अभी दूर की बात है। देखें गफ्फार, मानी साहब के साथ जो एक डिसएडवांटेज था वो रमीज राजा के साथ नहीं है कि मानी साहब नो डाउट बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जितने भी उनके आईसीसी में आज भी उनका नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उन्होंने किया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत तो है। लेकिन मानी साहब का डिसएडवांटेज ये था कि वो क्रिकेटर नहीं थे। रमीज राजा क्रिकेटर है। रमीज राजा को आप
बेवकूफ बना के ये नहीं बता सकते कि हमने जाहिद महमूद को इस टीम में इसलिए डाला है कि ये मसला है, इसलिए ड्रॉप किया है कि ये वजह है। लिहाजा मेरा ख्याल में मानी साहब ने बनाई थी अपनी मैनेजमेंट टीम। आप देखें सुभान अहमद से लेके नीचे तक सारी चेंजेस की थी एहसान मानी साहब ने। रमीज राजा साहब को मेरा तो यही मशवरा है, जाहिर करना तो उन्होंने खुद ही है, कि वो अपनी मर्जी की पीसीबी मैनेजमेंट टीम लाए, चाहे उसमें वसीम खान को घर जाना पड़े या किसी और को रुखसत करना पड़े। लेकिन मेरा ख्याल में जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स को नहीं समझते हैं, तो उनको रुखसत कर देना कोई बुराई नहीं है। ठीक है सर, हमेशा की तरह जब कोई नया चेयरमैन आता है तो गैर मुल्की कोचों के नाम तो आने शुरू हो जाते हैं। एंडी फ्लावर तो खैर सबसे पहले आता है, क्योंकि पाकिस्तानियों की लगता है बड़ी ख्वाहिश है कि एंडी फ्लावर कभी पाकिस्तान के कोच बन जाए। मुझे तो लगता है माजिद भाई इस बार शायद रमीज़ भाई को चाहिए कि ये ख्वाहिश पूरी कर ही दें पाकिस्तानियों की, बहुत ज़्यादा उनका नाम आता है। पीटर मोरस का आपको याद होगा माजिद भाई, मैंने भी रिपोर्ट किया था, बाद में शत नहीं उसमें सदाकत थी कि नहीं, लेकिन मुझे याद पड़ता है जब नजम सेठी साहब नया कोच ढूंढ रहे थे अपने ज़माने में, जब मिक्की आर्थर से पहले पीटर मोरस का नाम तब भी आया था। कोई क्या ऐसी बात थी कि एहसान मानी या वसीम खान भी कोई कोच की तब्दीली चाहते थे? खबरें तो बड़ी गर्दिश कर रही हैं गैर मुल्की कोचों के नाम के हवाले से। अच्छा देखें, बाज नाम वैसे ही फ्लोट कर दिए जाते हैं। ये जो एंडी फ्लावर थे, एंडी फ्लावर ने तो खुद ही मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मेरे ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं, मैं फारिग नहीं हूँ। और एंडी फ्लावर के जो भाई थे ग्रांट फ्लावर, उनको आपने मिकी आर्थर के साथ घर रुखसत किया। उनको पता है कि पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है, वो मना कर चुके हैं। गैरी कर्स्टन पाकिस्तान को मना कर चुके हैं। लेकिन आप देखिएगा कि विद इन 6 मंथ पाकिस्तान में फॉरेन कोच आएगा। अब कौन होगा इस बारे में कहना कबलज वक्त है, लेकिन फॉरेन कोच मेरा ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत भी है। लेकिन मिसबाह लोग को हटाने के लिए जाहिर है पहले तो आपको मैनेजमेंट में भी तो बहुत से लोगों को रास्ते से हटाना है। ओवरनाइट अगर आपने बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ की तो उससे भी एक नेगेटिव तासुर जहन में जाएगा। तो मेरा ख्याल में रमीज राजा एकदम से लोगों को इस तरह नहीं निकालेंगे, लेकिन वो असेस करेंगे, देखेंगे कि ये मेरे मतलब के लोग नहीं है तो उनको जरूर रुखसत करेंगे। लेकिन मैं जो सुन रहा हूँ मोहम्मद वसीम और मिसबाहुल हक जो है वो रमीज राजा के प्लान में नहीं है। ठीक है, आखिरी चंद सवाल माजिद भाई, आप चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट के आपको पता है पूरी की पूरी शेप ही तब्दील होगी जब डिपार्टमेंट बंद हुए और रीजन्स आ गए, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपको याद है वसीम खान ने खुद आकर जो है सेंटर स्टेज संभाला था। 30 मिनट की ब्रीफिंग थी, किस खिलाड़ी को कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, और टॉप 3 में आने का कहा था माजिद भाई। अभी हम टॉप 3 में तो मौजूद हैं ही नहीं, और शायद T20 के अलावा तो हमारी परफॉर्मेंस डाउटफुल भी है। ग्रास रूट की जो चीज़ें हैं, मानी साहब के साथ मैंने भी प्रोग्राम किया, मैंने बड़ा उनसे पूछा, वो बता रहे थे जी कि कुछ स्टे ऑर्डर आ गए थे, कुछ एसोसिएशन के मामला थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि आपकी जो ग्रास रूट क्रिकेट है वो ना होने के बराबर हुई। इसमें ऑब्वियसली कोविड का बड़ा हाथ है, चैलेंजेस थे, गवर्नमेंट के फैसले भी इसमें आ जाते हैं। आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान क्रिकेट को असल में सर आप वाली बात के क्या रमीज राजा डिलीवर कर पाएंगे? ये तो पाकिस्तान टीम के नताइज ही बताएंगे। आप बड़े से बड़ा कोच ले आए, बड़े से बड़ी तब्दीली कर दें, असल आपके पास तो बड़ा तजर्बा है, असल मसाइल है क्या माजिद भाई जिनको हम ठीक ही नहीं कर पाते? चाहे वो एहसान मानी थे, नजम सेठी थे, शहरियार साहब थे, टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया की तरह या आप भारत भी बेहतर है, उस लेवल की नहीं है। देखिए गफ्फार, हमने बिल्डिंग की छत तामीर कर दी, बुनियादें कहाँ हैं हमारी बिल्डिंग की? हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करके 6 एसोसिएशन की टीमों का फॉर्मेट ले आए। चले, बहुत अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म था कि भाई ऑस्ट्रेलियन सिस्टम लेकर आए। लेकिन हमारी ग्रास रूट क्रिकेट में तो 3 साल से क्लब क्रिकेट खत्म हो गई, जो हमारे लोअर लेवल के टूर्नामेंट से वो हो नहीं रहे। तो पहले तो हमें अपनी बुनियाद को मजबूत करना है ना। तो अभी जो ये एसोसिएशन का फॉर्मेट है, एसोसिएशन का फॉर्मेट भी हमें को पेचीदा सा नजर आ रहा है। फुली तौर पर तो एसोसिएशन जो है वो अपने पांव पे खड़ी नहीं हुई, इंटरम सेटअप चल रहा है। कुछ स्पॉन्सर्स के लोग आ गए, कुछ 5 स्टार क्लब्स के लोग आ गए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स को भी चलाते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर रहे हैं माजी में, वो लोग तो आज पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में शामिल नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन नाराज लोगों को भी सिस्टम में लाना होगा, लेकिन हमें अपनी बुनियादों को मजबूत करना होगा। ग्रास रूट क्रिकेट तो हम पहले अच्छी कर लें, फिर हम अपनी ऊपर वाली क्रिकेट पे जाएं। अनफॉर्चुनेटली पिछले जो 3 साल थे हमने पाकिस्तान टीम पर
बहुत ज्यादा मेहनत की, वहां पर अपनी एनर्जी ज्यादा सर्फ की। मेरे ख्याल में हमें ग्रास रूट क्रिकेट पर भी उतना ही काम करने की जरूरत है। सर आखिर में पाकिस्तान सुपर लीग के मामला से बात करते हैं, जो कि फ्रेंचाइज भी आखिरी वक्त तक खबरें भी आती रही कि चाहे वो चाहती थी कि मानी साहब रहें। मानी साहब ने काफ़ी मीटिंग्स की हुई थी, आपको पता है बड़े तलखी भी हो गई जब मामला जो है वो अदालत में चला गया था। अभी लेटेस्ट क्या है सर, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को एक इंटरव्यू में, वो तो अभी तक ये कह रहे हैं कि मॉडल ठीक नहीं है, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। अंदरूनी खाना क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी चेंज होता है तो बिल्कुल ठीक सी बात है, उनका स्टेक बहुत हाई है तमाम फ्रेंचाइज का, उनको फिक्र तो होती होगी कि नया आने वाला अब क्या करेगा, उसकी क्या प्लानिंग होगी, क्या ऐसा ही है? देखें, हम बात करते हैं मिसबाह उल हक की, हम मोहम्मद वसीम की बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, लेकिन रमीज राजा 13 सितंबर को टेक ओवर करने के बाद जो पहला फैसला करने जा रहे हैं, गफार मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, वो होगा पीएसएल का प्रोजेक्ट हेड। आजकल जो है जो वीकेंड शुरू हो गया है, जो वीक खत्म हुआ है, इसमें वसीम खान और पीसीबी के एचआर के लोगों ने बहुत सारे पीएसएल के प्रोजेक्ट हेड्स के लिए इंटरव्यूज किए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पीएसएल का प्रोजेक्ट हेड नहीं है। बाबर हामिद साहब जो हैं वो पीएसएल का जो अबू धाबी का लेग था, उसके बाद बाबर हामिद उन जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए। तो पीएसएल का प्रोजेक्ट हेड आएगा, लेकिन पीएसएल हमारा एक ब्रांड है, उनके मालिकान का ज़ाहिर शिकवा अपनी जगह, उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत है पीसीबी को। वो आज मानी साहब तो नहीं है, मानी साहब तो घर जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारी नेगोशिएशन में वसीम खान भी शरीक थे ना। तो वसीम खान से पूछा जाए कि भाई ये मामलात कहाँ लेके जाने हैं। तो मेरे ख्याल में पीएसएल 7 से पहले पीएसएल के जो मामलात हैं, जो कोर्ट में जाते जाते आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का नारा लगा था, लेकिन वो मामलात अभी तक उलझे हुए, उनको सुलझाने की बहुत जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करते करते पीएसएल का जो प्रोजेक्ट है उसको खराब कर दें। चलिए, थैंक यू फॉर द ब्रेकिंग न्यूज़ माजिद भाई, लेकिन साथ साथ आपके एनालिसिस का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि तमाम ही सवालात के आपने बड़े बेहतर जवाब दिए। और यही है जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट इंटरेस्ट बहुत है, सवालात बहुत हैं, जवाबात भी मिल जाते हैं हमें अपने तमाम सीनियर कोलीग से और जितने एनालिस्ट हैं, लेकिन जो सोल्यूशन क्रिकेट बोर्ड के पास होने चाहिए वो बड़े कम दिखाई देते हैं। इसलिए टीम की परफॉर्मेंस बी क्लास है, ए क्लास नहीं। उम्मीद करते हैं कि रमीज राजा साहब के चार्ज संभालने के बाद जो फैसले होंगे वो बड़ी हद तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को इन सवालात के जवाब मिलना शुरू हो जाए और हमारी टीम एक वर्ल्ड क्लास टीम बन सके। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। अपील को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।